नमस्कार दोस्तों, जॉब गाइड इन्फो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले फिज़िक्स की क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम करने वाले पार्ट 3। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे दिए गए कुछ सोशल वेबसाइट है जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम डे टू डे एक्टिविटी यहाँ पे हम करते हैं, जो अपलोड कर देते हैं हम सारे वेबसाइट पे। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो फिजिक्स क्रैश कोर्स पार्ट 3, जिसमें मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे की, जो ग्रुप डी आने वाले एग्ज़ाम में रेलवे और एसएससी की सीपीओ और बाकी सीजीएल, ये सारे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जीएस की ये सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डेविएट्स द लीस्ट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म के थ्रू पास करने के दरमियान सबसे कम कौन सी लाइट डेविएट करती है। देखिए, लीस्ट डेविएट की बात की है, यानी कि सबसे कम कौन मोड़ती है, जिसकी आपको पता है कि वाइट लाइट में सारे कंपोनेंट होते हैं, वाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं। तो जिसकी ये हमारे प्रिज्म है। ठीक है। ये हमारे प्रिज्म में यहाँ से वाइट लाइट जा रही है, वाइट लाइट यहाँ से जा रही है, जिसके अंदर सारे कलर कंपोनेंट है। तो जब इसके फेज पे जैसे ये टकराती है तो ये स्प्लिट हो जाती है सारे कंपोनेंट ऑफ कलर में। ठीक है। और यहाँ से आने के बाद ये और भी डबल बेंड होती है यहाँ से ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो इसमें हमें पूछा यह गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डेविएट्स द लीस्ट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो देखिए, यहाँ से जब लाइट बेंड होते जाती है तो सबसे कम डेविएट करती है वो है हमारा रेड, और सबसे ज़्यादा डेविएट करती है वो है वायलेट। ठीक है। तो देखिए, ये याद करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब प्रिज्म पे कोई भी वाइट लाइट जब टकराती है, ठीक है, और वो स्प्लिट हो जाती है सारे कंपोनेंट कलर के साथ साथ, तो ये इसकी जो सीक्वेंस है, यानी कि ऊपर से जो नीचे जाती है, वो है विबग्योर। विबग्योर। ठीक है। यानी कि नीचे से हम लेंगे तो इस प्लेस पे भी आएगी, आई आएगी, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। वायलेट जो होगी वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगी, और रेड है वो सबसे कम डेविएट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, यानी कि वायलेट। ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए पेरिस्कोप वर्क। तो इसे जानने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि पेरिस्कोप क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है पेरिस्कोप क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये इस तरह की डिवाइस है जो कि मरीन, सब मरीन में यूज़ किए जाते हैं, और ऐसे जगह में यूज़ किए जाते हैं जिस जगह की व्यू हम नहीं ले पाए। तो जिसकी सपोज कि आप मिट्टी के अंदर हो, ठीक है, आप मिट्टी के अंदर हो और आपके बीच में जस्ट छोटा सा स्पेस, आप नहीं देख पा रहे हो कि आपको बाहर क्या देखनी है। तो इस दौरान आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप नहीं देख पा रहे हो कि बाहर क्या चल रहा है, तो उस स्थिति में पेरिस्कोप की यूज आती है। सब मरीन में भी इसलिए पेरिस्कोप का यूज होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें बेसिकली क्या होता है। देखिए, ये जो पेरिस्कोप होता है, इसके अंदर लगी होती है बहुत ही अच्छी सी मिरर। तो दोस्तों, यहाँ पे लगी हुई होती है मिरर। देखिए, यहाँ पे ऐसे मिरर लगी होती है, और यहाँ पे भी ऐसे मिरर लगी होती है। ठीक है। तो जिसकी आपको ये बाहर की व्यू लेनी है, तो बाहर यहाँ पे आपकी आइज़ है। ठीक है। यहाँ पे आपकी आइज़ है, यहाँ से आप देख रहे हो, ये आइज़ है, आप यहाँ से देख रहे हो। तो यहाँ से जो लाइट कंपोनेंट होती है इस पे जाती है, टकराती है, यहाँ पे आती है, फिर इस पे टकरा के बाहर चली जाती है। दूसरी लाइट रह आती है, यहाँ से आती है, टकराती है, इससे बाहर चली जाती है। देखिए, मैं आपको अलग अलग कलर भी लेके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से कोई वाइट लाइट आती है, यहाँ से आती है, इस मिरर पे टकरा के यहाँ आ जाती है, फिर इस मिरर पे टकरा के यहाँ से आ जाती है, और हमें उस एरिया की करेक्ट व्यू दे देती है। अगर जो आप अंडर वाटर हो, यानी कि सबमरीन में रहते हो, तो आपको इस तरह की ये डिवाइस है, इसे ही पेरिस्कोप कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए पेरिस्कोप वर्क। तो देखिए, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो दिए गए ऑप्शन में से आपको क्या लगता है? डायफ्रैक्शन तो होगा नहीं, डिस्पर्सन भी होगा नहीं, नन ऑफ दिस अबव भी होगा नहीं, तो बच रहा है हमारा क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ सारा खेल है रिफ्लेक्शन का। ठीक है दोस्तों। तो
ये जो पेरिस्कोप जो डिवाइस है ये सबमरीन में यूज होती है, इसकी आप ये यूजेस याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मिरर लगी रहती है ताकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करे। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये बेस्ड है। चलिए हम अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इन द सेल 1, 2, 3। पहली सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल में सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। देखिए काफ़ी ही आसान सा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन कई दफ़ा पूछे जाते हैं। तो देखिए सोडियम का सिंबल होता है Na और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 11, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर जो इस मेथड से लिखते हैं, ये दिए गए मेथड से लिखते हैं, तो देखिए कैसे लिखते हैं। पहले सेल में होती है 8, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8, ठीक है। इसी तरह से सो ऑन आगे बढ़ती जाती है। तो हमें ज़रूरी है 11 की, ठीक है। तो देखिए हम सेल बनाएंगे 2, ये कंप्लीट हो गया। हम सारे सेल को कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगला सेल 8 की होती है तो हम 8 लेंगे। और कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए और एक और बची है, तो हम अगले सेल पे 1 ले लेंगे। तो देखिए ये दिया गया कौन सा ऑप्शन में, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 281 ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियो लगातार आप सभी के लिए बनाते रहूँगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को बिल्कुल आप इनेबल करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहूँगा, जिसके आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे पास दिन बहुत ही कम है, हम इस पर रेलवे के लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीडियो हम डालने वाले हैं, ताकि हमारे सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाए। तो हमारे चैनल को जैसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन। देखिए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग, वो किस चीज़ में यूज़ होती हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया हुआ है, लाउड स्पीकर दिया हुआ है, फ्रिजेस दिया हुआ है। तो दोस्तों परमानेंट मैग्नेट लाउड स्पीकर में देखते होंगे कि ये जो स्पीकर होती है इसके पीछे में जो मैग्नेट लगी रहती है, ये जो बड़ी सी स्पीकर होती है, ठीक है। ऐसे बड़ी सी स्पीकर होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप कोई मेटल डालते हो तो खींच लेती है। तो ये परमानेंट मैग्नेट होती है, बहुत ही अच्छी मैग्नेट होती है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट इसे ही कहते हैं। तो ये लाउड स्पीकर में भी लगी रहती है और दोस्तों हाँ ये फ्रीज में भी लगी रहती है, क्योंकि देखिए फ्रीज की मैग्नेटाइज करके ही इसे कूलिंग किया जाता है। यहाँ पे लगा रहता है काफ़ी अच्छे तरीक़ा की, यानी कि परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे लगे होते हैं। तो लाउड स्पीकर में तो लगे होते हैं, फ्रीजेस में भी लगे होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो चलिए बढ़ते हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, लाइट ईयर कैलकुलेशन यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर इज ए मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए लाइट ईयर जो कैलकुलेट किया जाता है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, ये दिए गए ऑप्शन में से किस चीज़ का मेज़र है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे लाइट ईयर, आपके दिमाग में जब आप लाइट ईयर लिखते हो, ठीक है, लाइट ईयर जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग में ईयर आता है। ईयर के मतलब समय, टाइम, ठीक है। तो ये टाइम की रिलेशन आपके दिमाग में सीधा आता है कि टाइम से रिलेटेड। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये टाइम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। लाइट ईयर ये रिलेट है डिस्टेंस से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। लाइट ईयर हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर की यूज़ करते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमर यूज़ करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए लाइट ईयर की। तो वन लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है वो आप याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं वहाँ पे 1 लाइट ईयर। देखिए 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। इस वैल्यू को आप कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, ठीक है।
ये कई दफ़ा आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमारे आने वाले एग्ज़ाम में ग्रुप डी की किसी एक सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। व्हाट हैपन्स टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर जो कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, अगर हम इसे मून पे रख दे, सेम बॉडी को अगर जो हम मून पे रख दे, ठीक है, मून पे रख देते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट आएगी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस पे क्या इफेक्ट आएगी, क्या ये इसकी वेट सेम रहेगी, मास इसकी सेम रहेगी, या इसमें घटोती होगी या बढ़ोती होगी, या ये फिर जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें काफ़ी लोग गलत कर जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें ख्याल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की होती है 9.8, पर उसके अनुसार मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफ़ी कम होती है, अप्रोक्स 1.6 समथिंग होती है, ठीक है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जब हम बॉडी की मास निकालेंगे, ठीक है, जब इसकी मास निकालेंगे तो इसकी मास में घटोती होगी, यानी कि इस बॉडी की जो मास है तो इसी के साथ मैटर कर जाता है यहाँ पे वेट का, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मास, ठीक है, मास की जब बात किया जाता है तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो चीज़ें जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल वैल्यू जो होती है वो, यानी कि फंडामेंटल वैल्यू कभी भी ये किसी भी जहाँ में भी डाला जाए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये हमेशा सेम ही रह जाती है। पर जब अगर जो यहाँ मास की जगह जो वेट होता है, ठीक है, मास की जगह जो वेट होता है, तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यहाँ पे मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में फ़र्क होती है काफ़ी ज़्यादा की, तो यहाँ पे अंतर यहाँ पे वही कर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो किसी भी आधार पे कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, कोई भी स्थिति में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। बट वेट जो है वो एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एक्सटर्नल स्पेसेस में उसकी वैल्यू चेंज करते रहती है क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोल प्ले करती है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इतने टाइम लेने का मतलब ये था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मास जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है, बट वेट जो है वो एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर इस क्वेश्चन में मास की जगह वेट दिया रहता है तो इसकी आंसर हो जाती डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, बट मून पे इसकी कम हो जाती है 1.6 के आसपास, ठीक है। तो वेट जो है एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसमें जिस स्पेस पे जाएंगे, जिस एरिया पे जाएंगे, उसके साथ साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज या फिर इंक्रीज होते जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस स्पेस की जितनी होगी उसके आधार पे इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस पे मैं यही बताना चाहता था कि वेट एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज करती है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चाहे वो अर्थ पे हो, जुपिटर पे हो, मार्स पे हो, मून पे हो, ठीक है। तो चलिए यही इस क्वेश्चन का बताने का मतलब था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, बट इसका आंसर जस्ट ये है, मास रिमेंस सेम, क्योंकि ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है रॉकेट वर्क्स ऑन विच लॉ। देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है। रॉकेट जो होती है, ठीक है, एक रॉकेट जो होती है वो किस बेसिस पे यानी कि किस लॉ पे बेस्ड है।
काफ़ी आसान सा सवाल ये है, न्यूटन लॉ। तो न्यूटन की कौन सी लॉ? तो न्यूटन की ये थर्ड लॉ पे बेस्ड है। न्यूटन की ये थर्ड लॉ पे बेस्ड है। थर्ड लॉ पे किस तरह बेस्ड है? तो देखिए थर्ड लॉ क्या कहा जाता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए जब रॉकेट जब स्टार्ट होती है तो ये थ्रस्ट क्रिएट करती है, ठीक है, अर्थ की तरफ थ्रस्ट क्रिएट करती है। इसी के कारण इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और फॉर एवरी इक्वल देर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। आप यहाँ पे जितने ज़्यादा एनर्जी से सप्लाई करोगे थ्रस्ट, उतने ही एनर्जी से आप ऊपर की तरफ ये जाएगी। तो इसी आधार पे रॉकेट वर्क करता है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो चलिए, सॉरी, न्यूटन थर्ड लॉ पे ये बेस्ड है। तो ये भी हो गया। चलिए अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए काफ़ी अच्छा सा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट। साउंड की एयर में जो स्पीड होती है वो किस चीज़ की इंडिपेंडेंट है, यानी किस चीज़ पे वो डिपेंडेंट नहीं है? तो देखिए टेम्परेचर पे ये डिपेंड है, मॉइस्चर पे भी ये डिपेंड है, बच जा डेंसिटी और प्रेशर बच जाता है। तो दोस्तों प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे ये इंडिपेंडेंट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन के साथ जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो प्रेशर यहाँ पे भी आ जाती है और यहाँ पे भी आ जाती है, इसलिए प्रेशर से प्रेशर कट हो जाती है, इसलिए प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं होती है। इसकी जो वैल्यू आती है डेंसिटी पे समहाउ ये डिपेंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रेशर। प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड नॉट डिपेंड, यानी कि इंडिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक डिवाइस है, ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि गैसेस में से गैसेस यानी कि हार्मफुल गैसेस जो है, वेस्ट गैसेस है, वो निकालते हैं गैसेस में से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के मदद से। ये एक डिवाइस है। तो ये होती है एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। एयर पोल्यूशन यानी कि गैसेस में जितने भी हार्मफुल पदार्थ है, जितने भी हार्मफुल केमिकल है, उसे ये प्रेसिपिटेट कर देती है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज वायरली यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दो क्वेश्चन, जो लास्ट वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सारे 10 के 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज वाइडली यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है ये, ऑप्शन सी यानी कि गेगर काउंटर, ये है इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताएं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो, ठीक है। और आपको अगले वीडियो किन किन टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं वो ज़रूर आप कमेंट कर दें, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका दिन शुभ हो।